नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी स्पेशली डिजाइन फॉर यूपीएससी एंड एनडीए कैंडिडेट्स। तो आज हम कराने जा रहे हैं आपको लेक्चर 3 मिसलेनियस क्वेश्चन, जो हम आपसे करा रहे थे। तो आज है उसका लेक्चर 3 और हम आज देखेंगे उसके कुछ आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या क्या मिलने वाला है, जो क्वेश्चंस है वो हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड पॉलिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड हमारी सारी क्लासेस होंगी और सारे क्वेश्चंस हमारे इसी से रिलेटेड हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपको दे रखे हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर। जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कौन कौन सी पावर्स जो है यहाँ पर आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। बी है एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर पुलिस, चेकिंग पासपोर्ट्स ऑफ फॉरेनर्स, कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। तो इसका देखेंगे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। देखिए अगर हम किसी भी कलेक्टर की पावर्स के बारे में देखें तो उसके पास क्या क्या पावर्स होती है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये तो कंप्लीट है भाई, कानून व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा है एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर पुलिस, और पुलिस के की जो एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर भी, यानी कि जिसे कहा जाता है कंट्रोल ऑन पुलिस, पुलिस पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। तीसरा है चेकिंग पासपोर्ट ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स यानी कि जितने भी विदेशी आते हैं हमारे जिले में उनके पासपोर्ट की चेकिंग करना। ठीक है, इसके लिए जब भी आप किसी देखेंगे किसी होटल में, जब कभी भी कोई भी फॉरेनर आता है तो उसमें उसे एक एक्स्ट्रा फॉर्म भराया जाता है जिसे कहा जाता है सी फॉर्म। जिसे क्या कहा जाता है, सी फॉर्म। उसका मतलब होता है चेक इन इन इंडिया फॉर्म। यानी कि जब फॉरेनर इन होटल में चेक इन करता है तो वो वहां पे उसकी एक डेट फिक्स होती है कि किस डेट को वो आया है। तो वो फॉर्म क्या करना होता है, उसे कमिश्नर ऑफिस में जाके सबमिट करना होता है। ये होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह से ये किसका काम हो गया, हमारा कलेक्टर का ही काम हो गया कि उसको चेक करना है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी इज द राइट। लेकिन अगर हम देखें भू राजस्व एकत्रित करना, यानी कि कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, ये कलेक्टर का काम नहीं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये किसका काम होता है, ये जिला अधिकारी जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। कौन करता है, जो जिला अधिकारी होता है वो जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। अच्छा, कलेक्टर का अगर सही से एक काम देखे तो कलेक्टर मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, उसका काम ही होता है टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है, बट यहाँ पर किसके रूप में दे रखा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जिला दंड नायक के रूप में पूछा गया है। द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में इसका कार्य पूछा गया, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में। ठीक है, वो जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में कलेक्ट करेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। आपको बताना है इनमें से भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद या बहुत सारे कौन से अनुच्छेदों के द्वारा जो है अंतरराज्यीय व्यापार, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो हमारा ट्रेड होता है, व्यापार होता है, कोई भी चीज का आना जाना होता है, वो किस आर्टिकल के तहत होता है। आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज नंबर 1, डी का क्लॉज नंबर ई, बी है आर्टिकल 301, सी है आर्टिकल 301 टू 307 और डी है ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब बात करते हैं 19 का क्लॉज नंबर 1। ठीक है, इसका हम लोग डी ऑप्शन क्या देखेंगे कि जितना भी, यानी ये क्या कहता है, अबाध रूप से संचरण करने की आजादी देता है। ठीक है, अबाध रूप से संचरण। ठीक है, मतलब हमको बाहर आने जाने से कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 1 का 19 का क्लॉज नंबर 1 ई पार्ट, ई पार्ट क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में, किसी भी पार्ट में, ठीक है, हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, निवास स्थान बना सकते हैं, अपनी जमीन ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर रहकर व्यापार कर सकते हैं। तो ये आजादी हमें कहाँ, कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज नंबर 1 का ई नंबर।
ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन क्या दे रखा है 301 to 307। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब कोई भी स्टेट होगा, इंडिया का कोई भी जो स्टेट होगा उसके अंदर वो ट्रेड कर सकता है। क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। अब ट्रेड में दो चीजें होती है, एक तो इंपोर्ट होता है, दूसरा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अगर कोई भी स्टेट क्या कर रहा है, कुछ चीजें इंपोर्ट करेगा तो कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, इसलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसके अंडर होता है, आर्टिकल नंबर 301 टू 307। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इक्वलिटी बिफोर लॉ अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। बी है चेंज ऑफ स्टेट्स नेम पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सी है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट पावर ऑफ पार्लियामेंट। डी है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबिलिटी ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बताइए। चलिए देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेंज ऑफ स्टेट्स नेम पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये राज्य का जो नाम है अथवा क्षेत्र उसमें परिवर्तन कौन कर सकेगा, उसमें परिवर्तन केवल राज्य ही कर, मतलब संसद ही कर सकती है। ठीक है। अच्छा, जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं, एक हमारा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा हमारा प्रेसिडेंट। तीसरे क्या होते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, तीसरे पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। तो इसमें जो प्रावधान है वो दोनों लोग मिलकर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों लोगों की युग्म बैठक होगी, दोनों लोगों की मिली जुली बैठक, तभी हम किसी स्टेट का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य को घटा सकते हैं, किसी भी राज्य को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है below is a list of political parties and the seats won by them in 13th लोक सभा इलेक्शन। Which one is not correctly matched। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इसमें देखिए एक पार्टी दे रखी सीपीएम, उसको 32, टीडीपी 30, बीजेडी बीजेडी 10, ठीक है, और बीएसपी 14। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बताना है आपको। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टीडीपी 30। ठीक है, अब देखिए जब 13th लोकसभा इलेक्शन हुए थे उस समय जो हमारी सीपीएम थी, ठीक है, वो 12वीं, और इसमें कितनी सीट मिली थी, 12वीं में 13। ठीक है, और 13th में कितनी मिली थी, ठीक है, 13th में इसको मिले थे 32, समझ गए। और जब 14th हुए थे इलेक्शन, 14th इलेक्शन हुए थे उसमें कितने मिले थे, 42। अब बात करते हैं टीडीपी की। ठीक है, टीडीपी की अगर हम बात करें तो इसमें जो 12th हुआ था, 12th में कितनी सीटें मिली थी, 12। ठीक है, 13th में कितनी सीटें मिली थी, 29, और जो 14th है उसमें कितनी सीटें मिली थी, 5 मिली थी। अब बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी में जो 12th हमारी इलेक्शन हुए थे 12th वाले, उसमें कितने मिले थे, 5। 13th में कितने मिले, 14। और फिर हमारा जब 14 इलेक्शन हुए थे उसमें कितनी सीटें मिली, 17। ठीक है, नेक्स्ट है आ जाता है हमारा कौन सा, बीजेडी। अगर हम बीजेडी की बात करें तो बीजेडी में जब 12th हमारे हुए थे, 12th इलेक्शन हुए थे तो उसमें कितनी सीटें, 9 सीटें मिली। इसके बाद में 13 इलेक्शन होने पर इनको 10 सीटें मिली, और साथ ही साथ जब 14th इलेक्शन हुए तब इनको कितनी सीटें मिली, 11 सीटें मिली। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीडीपी। इनको 30 सीटें नहीं मिली थी, 13 में कितनी मिली थी, 29 सीट्स मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरोज जाईवाला इज फेमस एज। जो सरोज जाईवाला है वो किस लिए फेमस है, अ लीडिंग थिएटर पर्सनालिटी, अ लीडिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अ लीडिंग इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट, अ लीडिंग डिसेबल्ड सर्जन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अ लीडिंग इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट।
ये किस लिए फेमस है? लीगल एक्सपर्ट के लिए फेमस है। मतलब देखो, एक आईसीजे है ना, आईसीजे आपने नाम सुना होगा, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हेग में। कहाँ पर है? हेग में। ठीक है, हेग में इसका हेडक्वार्टर है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जो पहले सदस्य थे वो यही थे। कौन? सरोज जाइवाला। ठीक है, सरोज जाइवाला इसी के पहले जो है मेंबर थे। अब ये मेंबर, अच्छा, ये जो थे ये कब बने थे? 1982 में क्या बने? इनके मेंबर बने। ठीक है, अब ये क्या थे? ये जो कंपनी थे उसके जो मेन पार्टनरशिप थे, कौन थे? मेन पार्टनरशिप। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ लीडिंग इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट, जिन्हें कहा जाता है अग्रणी अंतरराष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ, जिनको कानून का बहुत ज्यादा अच्छा खासा ज्ञान था। ठीक है, जो कहां पर रह चुके हैं? आईसीजे में भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, द इंडियन हु वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ एन इंटरनेशनल एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन इन 1988 वाज। आपको बताना है ऐसा कौन सा भारतीय था जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष रहा है, और वो कब? 1988 में। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, नारायण देसाई, या फिर नेक्स्ट क्या है? भूलाभाई देसाई। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है हमारा नारायण जी देसाई। नारायण देसाई। ठीक है, देखिए ये क्या रह चुके हैं? युद्ध विरोधी संगठन। इसमें जो है, जो हमारा इंटरनेशनल एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, कौन सी है? इंटरनेशनल एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल कंट्रीज कितने हैं? टोटल कंट्रीज है 30। ठीक है, कितने हैं? अब इसका अगर हम हेडक्वार्टर देखेंगे तो हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन। लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट अगर देखेंगे, ठीक है, इसका स्टैब्लिशमेंट देखेंगे, स्टैब्लिशमेंट कब है? 1921। ठीक है, अच्छा, स्टैब्लिशमेंट तो ये देखिए, ये इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लेकिन बना कहाँ पे था? ये बना था नीदरलैंड्स में। कहाँ पे बना था? नीदरलैंड। नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। कौन सी है? एम्स्टर्डम। ठीक, अच्छा, नीदरलैंड में भी एक जगह है, कौन सी? बिल्थोवेन। कौन सी है? बिल्थोवेन। बिल्थोवेन एक सिटी का नाम है, वहां पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अब इसके जो पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, कौन? नारायण देसाई के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए। अच्छा देखिए, पहले अध्यक्ष नहीं थे, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था ये कब से कब तक होता? 1989 टू 1991 तक का इनका कार्यकाल उसमें रहा। यानी कि टेन्योर इनका कितना रहा? 1989 से लेकर 1991 तक रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारायण जी देसाई। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको मैचिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट मैच करनी। एक तरफ पर्सन दे रखे हैं, एक तरफ पोजीशन दे रखी है। ठीक है, एक तरफ क्या दे रखे हैं? पर्सन है, दूसरी तरफ क्या है? पोजीशन है। ठीक है, देखिए अब आपको मैच कराना है नागेंद्र सिंह, एएन रे, आर के त्रिवेदी, अशोक देसाई। और इसमें ये बताना है कौन ऐसा है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फिर प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अगर हम बात करें किसकी? नागेंद्र सिंह की, तो नागेंद्र सिंह क्या रह चुके हैं? ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ठीक है, किसके रह चुके हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बाद में एएन रे क्या रह चुके हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा आर के त्रिवेदी। आर के त्रिवेदी क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं। अशोक देसाई बचे, तो अशोक देसाई किसके हो जाएंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखते हैं इनका टेन्योर देखते हैं। देखो, जो नागेंद्र सिंह थे, नागेंद्र सिंह ये कब से कब तक रहे? फेब 1985 से फेब 1988 तक इनका टेन्योर रहा। ठीक है, इसके बाद में एएन रे की अगर हम बात करें तो ये 26 ऑफ अप्रैल 1973
ठीक है। 26 अप्रैल 1973 को ये भारत के क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये शामिल हुए। नेक्स्ट है हमारा क्या आर के त्रिवेदी, ये कब बने थे? 18 जून 1982 से लेकर 31 1985 तक इनका टेन्योर रहा है। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब इसके बाद में अशोक देसाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं, जिन्हें कहा जाता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? Who was the appointed as first Director General of Unique Identification Authority of India? UIDAI, जिसपे आप लोग बोलते हैं आधार कार्ड, क्रिएटेड इन जून 2009। आपको बताना है कि UIDAI में पहले कौन से डायरेक्टर जनरल जो है नियुक्त हुए थे। ऑप्शन क्या दे रखा है? मॉन्टेक सिंह, अहलुवालिया, नंदन नीलेकनी, अशोक देसाई, राम सेवक शर्मा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, राम सेवक शर्मा। अच्छा, इनकी बात करें तो राम सेवक शर्मा कब से कब तक रहे? जून 2009। इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 2009 में ही हुई थी। ठीक है, अब जो है इनको तभी बनाया गया था, जून 2009 में बनाया गया प्रथम अध्यक्ष। इसके बाद में जो ये ऑप्शन दे रखा है नंदन नीलेकणी दे रखा है, ठीक, ये इनके बाद में नियुक्त हो गए थे। ठीक है, ये क्या हुए थे? ये इनके बाद में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? इसमें भी आपको क्या करना है? मैच करना है। एक तरफ लिस्ट दे रखे ऑफिसर, दूसरा इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन सा ऑफिसर बताना है आपको, कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। पहला है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोकसभा प्रोसीडिंग्स, राज्यसभा एंड सुप्रीम कोर्ट। बताना है आपको कौन किससे रिलेटेड है। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे राज्यसभा में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? राज्यसभा में। ठीक है, इसके बाद में कंट्रोलर जनरल ऑडिटर और जनरल ऑफ इंडिया, ये कहाँ? ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनका डिपार्टमेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट। कौन रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब बचा क्या? सॉलिसिटर जनरल जनरल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर रहेंगे? ये लोकसभा में रहेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज डिपार्टमेंट अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपको बताना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है वो किसके अंडर में आती है, कौन से कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में आती है। ऑप्शन नंबर ए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑप्शन नंबर डी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि किसमें ये जाकर बॉर्डर मैनेजमेंट, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो किसके अंडर में जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाएगा। किसमें जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपको बताना है कौन सा एक ऐसा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जो विभाग नहीं है। ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ये मानव और बाल विकास विभाग नहीं शामिल है, बल्कि इसका एक अलग से ही डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसका क्या है? अलग से भी डिपार्टमेंट है। ठीक है, और इसी के अंडर में क्या आ जाता है? स्कूली साक्षर शिक्षा और साक्षरता विभाग। ठीक है, अच्छा देखो, जो हमारा एक जिसे कहा जाता है डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, MHRD, इसके अंडर में दो डिपार्टमेंट आते हैं।
पहला है हमारा क्या, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, ठीक है। दूसरा क्या है, साक्षरता विभाग हो गया, ठीक है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो कौन आता है, उच्चतर शिक्षता शिक्षा, कौन सी है, उच्चतर शिक्षा और विभाग, ठीक। ये उच्चतर शिक्षा विभाग ये अलग है, इसमें दो डिवाइडेशन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला, अब हम बात करते हैं विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की। ये कब बनाया गया, ये 1985 में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन जब जनवरी 30 आई, कब, 30 जनवरी 2006, यह क्या है, ये मंत्रालय क्या किया गया, इसको एक अलग से मिनिस्ट्री दे दी गई, इनके लिए अलग से मिनिस्टर डिसाइड किए जाएंगे, समझ गए। तो ये जो है ये क्या हो गया, एक अलग से है, जिसे हम लोग एमएचआरडी के अंदर मानते थे, एमएचआरडी से इसको अलग करके क्या किया गया है, अलग इसको मिनिस्ट्री दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको बताना है खाद्य और पोषण मंडल का जो भारत सरकार के कौन कौन से मंत्रालय के अधीन इसमें काम करते हैं। ऑप्शन है देखो, एक तो कृषि मंत्रालय है, ठीक। दूसरा स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा है मानव संसाधन विकास, चौथा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखो, अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें आंसर कोई भी सही नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। अब समझो, देखो जो बोर्ड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, FNB के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये कब बना, ये बना था 1964 में बना, ठीक है। अब इसके बाद में ये किसके अंडर में था, पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अंडर में आता था, ठीक है। ये किसके अंडर में था, एग्रीकल्चर। लेकिन 1993 में 1993 में क्या हो गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय अलग कर दिया गया, ठीक है, 2006 के मंत्रालय से। इसके बाद में इसको क्या किया गया था, अधीन कर दिया गया था विकास विभाग के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ये अधीन हो गया। अब देखो, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन में है ये, कौन, FNB, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड फंक्शंस, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन से है। असर्शन क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल इन फ्यूचर। रीजन क्या है, आर्टिकल 352 कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। समझिए इसको, ऑप्शन जो रीजन असर्शन क्या दे रखा है, यानी कि कारण, ठीक है। असर्शन है भारतीय संविधान मूलतः क्या है, संघात्मक स्वरूप है, लेकिन इसका जो रीजन है वो क्या है, ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 352 है यानी कि आर्टिकल 352 वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। अब आपको बताना है कौन सा सही है, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ट्रू आर फॉल्स ए ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हमारा ए पार्ट यानी कि असर्शन तो सही है, लेकिन आर कैसे सही हो जाएगा, जबकि इसमें क्या दे रखा, आर्टिकल 352 कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात ही नहीं की गई है ना यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। जबकि आर्टिकल नंबर 352 ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारा नेशनल इमरजेंसी से। किससे रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपात। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब राष्ट्रीय आपात में या तो युद्ध हो सकता है, कोई भी बाह्य शक्ति भी हो सकती है, ठीक है, आक्रमण भी हो सकता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्मी अगर क्या करना शुरू कर दे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे तब, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज, प्रेस काउंसिल जो है वो क्या है, अ स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है,
जुडिशियल बॉडी है या फिर एडवाइजरी बॉडी है। मतलब ये एक वैधानिक संस्था है या फिर अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है या फिर परामर्शी संस्था है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, जो प्रेस है हमारा क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी प्रेस काउंसिल की? 1966 में हुई थी। ठीक है, बाय पार्लियामेंट। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ द राइज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? नेशनलिज्म इन इंडिया। रीजनलिज्म इन इंडिया कब आया? आपको ये बताना है। रीजनलिज्म इन इंडिया क्या है? इम्बैलेंस डेवलपमेंट, फियर ऑफ लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल डोमिनेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। देखो एक तो असंतुलित विकास होगा, दूसरा संस्कृति की पहचान को खोने का डर, तीसरा क्या है हमारा? राजनीतिक वर्चस्व। जब ये तीनों अपनी चरम सीमा पर आएंगे तब यहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना पैदा हो जाएगी। हम जिसे रीजनलिज्म बोलते हैं ना, क्षेत्रवाद, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, तो ये जो है यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी जब ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्किम आर करेक्ट। आपको बताना है सिक्किम के लिए ये इन तीन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। It became an integral part of India in 1975. It is considered a paradise of botanists. तीसरा है इट्स मेन इनहेबिटेंट्स आर लेप्चास। लेप्चा क्या है? लेप्चा वहां के एक ट्राइबल एरिया है। ठीक, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओनली वन, वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, वन टू थ्री, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1982, 1986, 1991, 1997। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982। ठीक है, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? एम, इसका उद्देश्य था जो जल के संसाधन है उसका अनुकूलतम उपयोग किया जाए। ठीक है, और जो जल, जहां पर जल का विकास नहीं, जहां पे जल नहीं है वहां पर उसका क्या किया जाए? संपर्क बनाकर उसका डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जब 1990 आया, 8 साल बाद, तब क्या हुआ? राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय जल बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया। कब किया गया? 1990 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज डिवाइड करना, डेट वाइज, ठीक है, सिलेक्ट करना। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट, इंडो सोवियत ट्रीटी, फरक्का एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताइए। देखिए इसमें पहले कौन सा आया था? इसमें जो है सबसे पहले कौन आया था आपको बताना है। देखो शिमला एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये कब आया था? 2 जुलाई 1972 को आया। ठीक है, ये किस लिए हुआ था? शांति, मित्रता, सहयोग। ठीक है, इसके बाद में जो इंडो सोवियत सोसाइटी आई थी, ट्रीटी आई थी, ये कब हुई थी? ये 9 अगस्त 1971 को हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्या है? फरक्का एक्सप्रेस, फरक्का जो समझौता है, फरक्का ट्रीट एग्रीमेंट, ये कब हुआ? ये किसके बीच में हुआ था? सबसे पहले ये समझो, ये किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच हुआ था। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1975 में। ठीक, इसके बाद में जो हमारा ताशकंद एग्रीमेंट है,
ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ये कब हुआ था? 10th ऑफ जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10th ऑफ जनवरी 1966 को हुआ था। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले देखो, पहले 66 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 1971, फिर 1972, तब आएगा 1975। तो देख लो, फोर्थ ऑप्शन पहला सही है, इसके बाद में दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश? आपको बताना है इनमें से जो कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश का परिणाम है। ठीक है, कौन सा ऐसा जो बांग्लादेश? ऑप्शन है दिसंबर 1971, जनवरी 1972, फेब 1972, नवंबर 1971। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1971। ठीक। अब समझिए, जब 26 मार्च आया था, 26 मार्च 1971, इस दिन जो शेख मुजीबुर रहमान थे, कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो अरेस्ट हुए। ठीक। अच्छा, अरेस्ट कहां पर हुए थे? ये अरेस्ट हुए थे वेस्ट पाकिस्तान में। कहां पर हुए थे? वेस्ट पाकिस्तान में। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें क्या हुआ? भारी प्रदर्शन हुआ। ठीक है, इस मामले को दबाने के लिए। अब इस तरह से जब ये प्रदर्शन हुआ, तो इंडिया में क्या आ गए थे? लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज आ गए थे। ठीक है, लाखों की संख्या में रिफ्यूजी आ गए, मतलब शरणार्थी जो होते हैं ना, वो आ गए। अब इसी के कारण 3 दिसंबर 1971 को 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने भारत ने बांग्लादेश की जनता की ओर से क्या किया था? पूरा हस्तक्षेप किया। ठीक है, यानी कि विरोध किया था। इसके बाद में 16 दिसंबर 1971 को क्या किया? जो पाकिस्तानी सेना थी, कौन से? पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है। अब देखो, इसने पाकिस्तानी आर्मी ने बिना किसी शर्त के क्या किया था? बिना किसी शर्त के क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया। ठीक है, सरेंडर कर दिया। और इसके बाद में जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश था पूरा राज्य, ठीक है, वो क्या हुआ? हमारा बन गया नया। और जो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो क्या बन गए? इसके पहले प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, समझ गए? ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान क्या बन गए? पहले प्रधानमंत्री बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट में शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन है हमारा, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट बाय मर्जिंग ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ श्रीलंका। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो भारत श्रीलंका समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1987 में हुआ था भारत श्रीलंका समझौता। ठीक है, इसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए बात की गई थी इसमें, और तमिल राज्य की इसमें इस तमिल का जो जो हमारा जिसे कहा जाता है तमिलनाडु, उसका कोई भी इसमें जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें उसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है। देखिए, ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सिद्धार्थ। देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, वो किससे रिलेटेड है? हमारा पंजाब से रिलेटेड है।
ठीक है। और इसके बाद में जो ऑपरेशन चेकमेट है वो किससे रिलेटेड है? श्रीलंका से रिलेटेड है। ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस किससे रिलेटेड है? ये मालदीव से रिलेटेड है। ठीक। अब बचा क्या हमारा? ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन सिद्धार्थ। ऑपरेशन सिद्धार्थ किससे रिलेटेड है? बिहार से। ठीक। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4123 4231 और 4123 4132। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इज द मोटो। आपको बताना है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये किसका आदर्श है? ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्न जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल इंडिया रेडियो इज द राइट आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है इन विच डिकेड डिड इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन टुवर्ड फेडरलिज्म। देखो आपको बताना है कि इसमें जो है कब डिसाइड किया गया था। ठीक है। कब डिसाइड किया गया था कि संघात्मक व्यवस्था केंद्रीय संघवाद से और किसकी होगी? ठीक। और 1960, 1970, 1980 या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980s हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1980। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा। आपको बताना है जो लश्कर ए तैयबा है जो हमारी क्या है गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर ए है मौलाना मसूद, हफीज मोहम्मद सईद, उमर अब्दुल्ला या फिर ओसामा बिन लादेन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाफिज मोहम्मद सईद। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हाफिज मोहम्मद सईद इज द राइट आंसर। ठीक। अब देखो जो हमारा जिसकी आप बात कर रहे हैं ना लश्कर ए तैयबा। ठीक है। ये क्या है? ये साउथ एशिया में एक जो एक्टिव जिसे कहा जाता है ना एक्टिव टेररिज्म ग्रुप है। क्या है? एक्टिव टेररिज्म ग्रुप है। कहां पर? साउथ एशिया में। ठीक है। समझ गए? चलो अब इसके बाद में 1990 में अफगानिस्तान में क्या हुआ था? इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक। चलिए देखिए जो हाफिज मोहम्मद सईद है। ठीक है। तो ये और इसके बाद में जो जफर इकबाल इनके एक साथी थे। कौन थे? जफर इकबाल। ठीक है। इन दोनों ने मिलके 1990 में यानी कि 1990 में जो अफगानिस्तान है ना अफगानिस्तान अफगानिस्तान का एक राज्य है छोटा सा कुनार जिसका नाम है। इसका नाम क्या है? कुनार। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? लश्कर ए तैयबा एक ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों ने मिलके बनाई हुई थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मैचिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना इनमें से कौन सा एक है जो मैच नहीं है। एपिको मूवमेंट पी हेगड़े, चिपको मूवमेंट एस एल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, साइलेंट वैली मूवमेंट बाबा आमटे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो साइलेंट वैली मूवमेंट है जिसे कहा जाता है शांत घाटी आंदोलन ये बाबा आमटे ने नहीं चलाया था। ठीक है। देखो बाबा आमटे जो थे वो किससे जुड़े थे? वन्य जीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ मूवमेंट से ये जुड़े जुड़े थे। अच्छा मेधा पाटकर जो है मेधा पाटकर जो है मेन रोल अदा इन्होंने किया था लेकिन इनके साथ साथ जो बाबा आमटे थे इनके पीछे पीछे चले थे। ठीक है। और इसके बाद में जो साइलेंट वैली मूवमेंट है इससे कौन रिलेटेड है? इससे जो है सालिम अली जी जुड़े हुए थे। इससे कौन जुड़े हुए थे? सालिम अली जी जुड़े हुए थे। ठीक है। सालिम अली को पक्षियों का प्रेमी भी कहा जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको इसमें भी बताना है कौन सा ऐसा पेयर है जो मैच नहीं है। देखिए
साउदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम, आर्म्ड कॉर्प्स सेंट्रल एंड स्कूल जबलपुर, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल ये कहाँ लखनऊ में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, आर्मर्ड कॉर्प्स सेंट्रल एंड स्कूल ये जबलपुर में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये जबलपुर में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पे, अहमदाबाद सॉरी अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी सब तो सही है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द इंडियन नेवी विच रैंक इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल इन द आर्मी। आपको बताना नेवी में भारतीय नौसेना जो होती है कौन सा लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर में कौन होगा। कमांडोर होगा, कैप्टन होगा, कमांडोर होगा। ठीक है, इसे कोमोडोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोमोडोर। कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर या फिर लेफ्टिनेंट कमांडर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा कमांडर। जो कमांडर होगा वो इनके बराबर होगा। चलो अब देखो, अब बात करते हैं, एक तरफ रखते हैं हमारे क्या, आर्मी। ठीक, एक तरफ रखते हैं क्या, नेवी। दूसरी तरफ किसको रखते हैं, एयरफोर्स को। ये तीन कॉलम है। ठीक है, देखो इसमें जो सबसे पहला आ जाएगा हमारा, आर्मी में जो आएगा जनरल आएगा, नेवी में क्या आ जाएगा, एयर चीफ मार्शल आ जाएगा। ठीक है, एयरफोर्स में इसको क्या कहा जाता है, एडमायरल कहा जाता है, जिसे हम लोग एडमिरल कहते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे आ जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल आ जाएगा। इसमें जो दूसरे नंबर पे आ जाएगा वो एयर मार्शल आ जाएगा। इसमें जो एयरफोर्स में दूसरे नंबर पे वॉइस एडमायरल आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, मेजर जनरल आ जाएगा। चौथे नंबर पे एयर वॉइस मार्शल आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, रियर एडमिरल एडमिरल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनकी पोस्ट क्या होती है, अलग अलग हो जाती हैं। इसके बाद में लास्ट में देखो, आर्मी में मेजर जनरल के बाद कौन सी आ जाती है, ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से याद आया कुछ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव नाम याद आया कुछ। ठीक है, नेवी में क्या हो जाएगा, नेवी नेवी में आ जाएगा एयर कोमोडोर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब एयरफोर्स में क्या आ जाएगा, एयरफोर्स में कोमोडोर आ जाएगा। समझ गए, इस तरह से हर एक में अलग अलग पोस्ट होती हैं। समझ गए, चलिए आगे देखेंगे जो पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स डिड द इंडियन आर्मी हैव एज ऑफ जून 1999। आपको बताना है जो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन हुआ था, कमांड्स कितनी है जून 1999 के अकॉर्डिंग। 5 4 6 7 कितनी है, इसकी कमांड है 6 कमांड है। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया गया इसको, 6 भागों, लेकिन पूरा 5 ही है। देखो अगर हम बात करते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ में तो ये नॉर्थ में कहां पर है, उधमपुर में है। उधमपुर कहां पर है, उधमपुर जे एंड के जम्मू में है। ठीक है, अब ऐसे लद्दाख वाला पार्ट अलग हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद में अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में कहां पर है, साउथ में पुणे में है। कहां पर है, पुणे में। ठीक है, इसके बाद में मिडिल की बात करें, मिडिल कहां पर है, मिडिल हमारा लखनऊ में है। मिडिल हमारा कहां पर है, लखनऊ में। इसके बाद में ईस्टर्न रीजन की अब अगर हम बात करें, ईस्टर्न रीजन में कहां पर है, ये कोलकाता में है। ईस्टर्न रीजन में कहां पर है, कोलकाता में। नेक्स्ट है वेस्टर्न रीजन। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन कहां पर है, ये इसे कहा जाता है चंडी मंदिर। क्या कहा जाता है इसे, चंडी मंदिर या फिर चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। 6 कौन सा है, 6 नंबर है दक्षिणी पश्चिमी, यानी कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ये कहां पर है, ये जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। ये कब आया था, 15 अगस्त 2005 से ये इसको कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन अगस्त 1987। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहली कानूनी यूनिवर्सिटी जो है यानी कि लॉ की यूनिवर्सिटी वो कब बनाई गई। प्रथम विधि विश्वविद्यालय त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। अच्छा, ये कब हुई थी स्थापना इसकी? स्कूल ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कहां पर हुई थी? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर वॉज द लॉ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड? आपको बताना है लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी। केरला, त्रिवेंद्रम, न्यू दिल्ली, बेंगलोर। राइट आंसर अभी हमने आपको बताया ऊपर क्या हो जाएगा? बेंगलोर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हेन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ एस्टेब्लिश्ड? आपको बताना है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ऑप्शन है 1965, 1970, 1910, 1950। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1965। ठीक है। ये कब बना था? 1 दिसंबर 1965 को ये बनाया गया था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इज लोकेटेड एट? आपको बताना है इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन है आपका माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में है। माउंट आबू में कहाँ पर है? राजस्थान में। इसे कहा जाता है शिमला ऑफ राजस्थान। शिमला ऑफ राजस्थान के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी का हम नेक्स्ट राउंड पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसी के अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन दबाने से सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो आएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।